हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज चुंबक का ये दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। और इसी पर आधारित एक और टॉपिक है छोटा सा, जो कि कभी भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, एकांक ध्रुव। तो इन दोनों टॉपिक को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है क्या। तो देखिए दोस्तों, कूलाम के जब हमने नियम पढ़ा था, विद्युत जो चैप्टर था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर था, उसमें हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। उस पर ही आधारित ये भी है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, जो कि चुंबक में हमें पढ़ना है, जो चुंबक चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। और हमने विद्युत में पढ़ा था कूलाम के नियम। तो सेम टू सेम है, जो भी कूलाम के हमने नियम में पढ़ा था विद्युत के चैप्टर में, वही सेम है इसमें। उसमें क्या था, 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल का हमने गणना किया था। और इसमें हम चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं उनके बीच लगने वाले बल की गणना करेंगे। तो वो अगर अच्छे से आप समझ लिए हैं ना, तो इसको समझ बस बहुत ही आसान सरल में आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले। तो इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्यों कहते हैं, इसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। तो ये मान लेते हैं चुंबक के 2 ध्रुव हैं। ठीक है, ये क्या है, चुंबक के 2 ध्रुव हैं, M1 और M2। ठीक है, ये चुंबक के 2 ध्रुव हैं। ठीक है, और इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी याद रखेंगे, इनके बीच की दूरी r है। आप d भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी r है या d भी लिख सकते हैं। और इन दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल F है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यही कहा जा रहा है कि 2 ध्रुव हैं, चुंबक के 2 ध्रुव हैं M1 और M2, इनके बीच की दूरी r है तथा इन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल F है। ठीक है, तो आप ये सोचना बहुत ही आवश्यक है कि आप सोच रहे होंगे, शायद जो मतलब क्रिएटिव जो स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे तो बल तो लगेगा, परंतु कौन सा बल लगेगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि ये दोनों ध्रुव, देखिए ये अगर दोनों ध्रुव अगर सामान्य मतलब सजातीय ध्रुव होंगे, सजातीय मतलब क्या, मतलब दोनों ध्रुवों के मध्य, दोनों ध्रुव हैं, मान लेते हैं M1 ध्रुव है और M2 ध्रुव है। अगर सजातीय का मतलब क्या, यदि इन दोनों ध्रुवों के आगे माइनस होगा या इन दोनों ध्रुवों के आगे क्या होगा, प्लस होगा, तो ये दोनों सजातीय होंगे। और सजातीय ध्रुवों के मध्य क्या होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है। सजातीय ध्रुव, जो सजातीय ध्रुव होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और जो विजातीय ध्रुव होते हैं, विजातीय ध्रुव मतलब मान लेते हैं ये M1 है और M2 है। ठीक है, तो इसके आगे M1 के माइनस है और इसके आगे प्लस है, तो इन ये क्या होंगे, विजातीय ध्रुव होंगे। तो इनमें क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, या इसे भी हम कह सकते हैं ये प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए, तभी ये विजातीय ध्रुव है। ठीक है, मतलब दोनों ध्रुवों में आवेश क्या हो, सामान्य ना हो, तो उनमें वो क्या होते हैं, विजातीय। और विजातीय में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और जो दोनों ध्रुव अगर आवेश में सामान्य हो तो उनमें क्या होता है, ये सजातीय होते हैं, सजातीय होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें याद रखेंगे, सॉरी, इनमें यदि मतलब देखिए ये सजातीय होंगे, अगर आवेश में सामान्य होंगे तो सजातीय होंगे, अगर आवेश में विपरीत होंगे तो ये क्या होंगे, विजातीय होंगे। ठीक है, और याद रखेंगे सजातीय अगर होंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, ये थोड़ी सी बेसिक में बता दे रहा हूं। और अगर क्या होते हैं, विजातीय होंगे तो इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो यदि आप दोनों ध्रुव M1 M2 लेते हैं, तो यदि अगर ये दोनों सजातीय होंगे तो इनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और यदि विजातीय होंगे तो इनमें आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो आप जैसे ध्रुव लेंगे वैसे यहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। थोड़ा सा मैंने बेसिक बात बता दिया, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्टूडेंट के डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं अंत मतलब मैं डेप्थ तक आपको समझाने की कोशिश किया, नहीं तो ऐसे ही मैं बता दिया होता कि इनके दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल F है। ठीक है, तो ऐसे बस आपको केवल इतना समझना है, केवल आपको इतना समझना है
ठीक है। आपको केवल इतना समझना है कि दो ध्रुव M1 M2 है और इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी r है तथा इन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है। यही आपको शुरू में लिखना है। शुरू में क्या लिखना है कि अब याद रखेंगे, थोड़ी सी मैं बता दूं, उसके बाद मैं इसका कथन बताऊंगा, जो कि कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कथन ही सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि कूलाम ने कहा था, कूलाम के अनुसार ठीक है, कूलाम के अनुसार कूलाम ने कहा था कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कूलाम ने बताया था कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों के मध्य, सॉरी ये ध्रुव है ना, आवेश तो है नहीं, मतलब दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के, इन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? बल। यही दो नियम कूलाम ने बताया था। इसे हम समीकरण फर्स्ट कर लेंगे, इसे समीकरण सेकेंड कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अब कथन, उसके बाद मैं डेरिवेशन करूंगा। तो सबसे पहले आपको कथन में लिखना है ये कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियमों के अनुसार यदि दो ध्रुव M1 व M2 हो तथा M1 और M2 दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी r हो तथा इन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F हो, तो कूलाम के अनुसार दोनों ध्रुवों के गुणनफल के, दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो अगर आपने वैद्युत का चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा और उसमें कूलाम के नियम अच्छे से नहीं समझा होगा तो ये आपको समझ में उतना नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए मैं दोबारा आपको बताऊंगा, परंतु अगर पढ़ा होगा ना तो आपको एक ही बार में आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ केवल अंतर है क्या, दोनों यहाँ पे दो ध्रुव हैं, उनमें क्या था, दो आवेश थे, ठीक है, बाकी तो सेम वही चल रहा है। तो आपको क्या लिखना है कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियमों के अनुसार, सुनिए और समझिए, लिखिए, क्योंकि इसे लिखवाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियमों के अनुसार यदि दो ध्रुव M1 व M2 हो तथा इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी r हो, तब इन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? बल, ठीक है। या आकर्षण भी होता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कब होगा, यह हमने अभी बताया था कि सजातीय होंगे तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण, अभिजातीय होंगे तो उनमें आकर्षण होता है, ठीक है। तो जैसा ध्रुव मतलब जैसे ध्रुव लेंगे वैसे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ध्रुव हो गए। अब यदि हम इसको आगे ले चलते हैं तो यहां से F, यदि दो ध्रुव हैं तो इन दोनों ध्रुवों का दो बल हैं यहाँ पे, तो दो बल को एक ले लिया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F समानुपाती M1 M2 बटे r² हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ से हमें जो कंडीशन होता है उसे हमें यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। तो चलिए अब कंडीशन हम लगाते हैं। अब यहाँ से यदि समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाते हैं तो F इक्वल टू का चिन्ह जब आता है तो यहाँ पे एक के नियतांक आता है और M1 M2 बटे r², ये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखेंगे जब कूलाम ने बताया था कि CGS, ठीक है, CGS पद्धति में कूलाम ने बताया था कि जो K कांस्टेंट है, नियत है, K का मान उन्होंने बताया था 1, ठीक है। CGS पद्धति में K का मान क्या है, कूलाम ने बताया था कि K का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से F, CGS पद्धति में F का मान क्या निकल गया, M1 M2 बटे r², ये होता है CGS पद्धति में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम। CGS पद्धति में ये होता है। और इसका मात्रक याद रखेंगे, डाइन होता है। इसका मात्रा क्या होता है, डाइन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, बल है ना, तो बल का CGS मात्रक डाइन होता है, तो इसलिए इसका डाइन हो गया। और SI पद्धति में मात्रा क्या होता है, बल का न्यूटन होता है, ठीक है। तो वो आप देखते हैं। अब याद रखेंगे, ये तो हमने CGS में गणना कर लिया। अब आते हैं हम SI पद्धति में, ठीक है। तो याद रखेंगे SI ठीक है, SI पद्धति में कूलाम ने बताया कि जो K का है, K जो कांस्टेंट है उसका K इक्वल टू क्या होता है, μ/4π। ये
के का मान इतना बताया एसआई पद्धति में, म्यू बाई 4 पाई, जहां म्यू क्या है, चुंबकशीलता है, समझिएगा, याद रखिएगा, बस केवल म्यू है। म्यू क्या है, चुंबकशीलता है। और चुंबकशीलता कहते किसे हैं, तो याद रखेंगे चुंबकशीलता के लिए उन्होंने बताया कि जो चुंबकशीलता होती है वह किसके गुणनफल के, वह वायु या निर्वात में चुंबकशीलता के गुणनफल, इसे म्यू नॉट कहते हैं। म्यू नॉट मतलब वायु या निर्वात के चुंबकशीलता तथा किसी माध्यम में चुंबकशीलता, ये क्या है, वायु या निर्वात में चुंबकशीलता, ये किसी माध्यम में चुंबकशीलता है। इन दोनों के मतलब किसी माध्यम में चुंबकशीलता, वायु या निर्वात में चुंबकशीलता तथा किसी माध्यम में चुंबकशीलता के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो चुंबकशीलता इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ से एक बात याद रखेंगे कि हम जो एसआई पद्धति होता है ना, यहाँ से केवल वायु या निर्वात के लिए बताए हैं। ठीक है, जो कूलाम है वायु या निर्वात के लिए, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि एसआई पद्धति से हमने क्या कर लिया है, वायु या निर्वात में लिया है इसका मान। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्या है, ये है वायु या निर्वात में चुंबकशीलता है, ये किसी माध्यम में चुंबकशीलता है। तो हम तो वायु या निर्वात में ना चुंबकशीलता ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी माध्यम की चुंबकशीलता की तो जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे कूलाम ने बताया कि जो के है ना, जो यहाँ पे म्यू आर है, उसका मान 1 उन्होंने बताया। जब इसका मान उन्होंने 1 बताया तो यहाँ से जब इसका मान 1 हो गया तो 1 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या निकल गया, म्यू नॉट निकल गया। ये हमें मान निकल गया। अब इसे हम यहाँ पे पुट करते हैं, समझिएगा। अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब यहाँ पे जो म्यू के जगह पर म्यू नॉट हम पुट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल गया कि के का मान के इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई निकल, म्यू नॉट बाई 4 पाई निकल गया। अब यहाँ से हम म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान, यहाँ पे जो के का मान हमने, अब यहाँ से इक्वल एसआई पद्धति में के का मान आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो अब हम के का मान यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट, यहाँ पे के का मान हम पुटअप करेंगे तो यहाँ से एसआई पद्धति के लिए क्या निकल गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई बटे m1 m2 बटे आर स्क्वायर। यही होता है कूलाम के एसआई पद्धति में मात्रक। तो कभी भी आपसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम पूछ ले कूलाम का, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करते आना है, ना कि एसआई पद्धति का सीजीएस पद्धति तक यहीं पर छोड़ देंगे, नहीं, कभी भी यहाँ तक आएंगे। ये मेन आपका फॉर्मूला है, एसआई पद्धति में ही कूलाम का नियम बताया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यह क्या है, एफ है, दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल है। ये क्या है, वायु या निर्वात में चुंबकशीलता है। और यहाँ पे 4 पाई, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है या 3.14 होता है। और m1 m2 क्या है, ये दो ध्रुव हैं। ठीक है, अब ये दोनों ध्रुव सामान्य भी हो सकते हैं, परिमाण में सामान्य भी हो सकते हैं या असामान्य भी हो सकते हैं, और ये दोनों ध्रुव सजातीय भी हो सकते हैं और विजातीय भी हो सकते हैं। उसी के अनुसार यहाँ पे बल होगा। ठीक है, और ये क्या है, आर स्क्वायर, मतलब आर क्या है, यहाँ पे दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है। ये आपको बात याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि इनका मात्रक, याद रखेंगे इनका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, न्यूटन। और एक और पॉइंट याद रखेंगे कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। इस बात को भी याद रखेंगे। ये कूलाम ने बताया कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। ठीक है, जो कि आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। तो सिंपल से आपको सबसे पहले अगर आ जाए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियमों के अनुसार, यदि आप चाहें तो इस फिगर को बना सकते हैं, उसके बाद नीचे लिख सकते हैं इसको शब्दों में। ठीक है, या आप सबसे पहले कथन को, मतलब दिमाग में ये तो फिगर आपको हो जाना चाहिए, और हो जाए तो आप दिमाग से सबसे पहले लिख दीजिए कथन को। क्या कथन में लिखेंगे कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियमों के अनुसार दो ध्रुव m1 व m2 हैं तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी r है, तथा इन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन्हीं दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद
आपको सिंपल सी इतना फिगर बना देना है, उसके बाद कूलाम के नियम यहाँ से डालकर और जैसे जैसे आपको लिखवाया गया है ऐसे ऐसे आपको सिंपल सी लिख देना है। आपको मतलब अगर 5 नंबर में आ गया तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब इसी पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाता है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियमों पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर में आपसे या 3 नंबर में ऐसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम उसको भी बता देते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप ही के मतलब सपोर्ट से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और मैं कोशिश करता हूँ आपको जितना मतलब अच्छा से अच्छा क्वालिटी में आपको प्रोवाइड करा सकूँ। अभी मैं शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा क्लास 12 भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का। वहाँ से जाकर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको आज तक मतलब शुरू से जब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से वहाँ से चैप्टर्स वाइज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सब एक कराया है। सभी मतलब वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, केवल एग्जाम ऑफ पॉइंट से वहाँ पे सभी वीडियो को कराया जा रहा है, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ एग्जाम आने वाला है तो इसलिए मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैं जितना भी हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूँ। तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर फिजिक्स में कोई भी आपको टॉपिक समझ में ना आए तो सिंपल से उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च मारिए। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है एकांक आवेश कैसे कहते हैं, एकांक आवेश ही समझ में नहीं आ रहा है, या एकांक ध्रुव समझ में नहीं आ रहा है, या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लिखिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरे टॉपिक, ठीक है, जो है एकांक आवेश, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटका दे रहा हूँ और थोड़ा सा मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, जो कि हमेशा मतलब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे एकांक ध्रुव का परिभाषा कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दूसरा टॉपिक याद रखेंगे, एकांक ध्रुव। एकांक ध्रुव, इसे हम इकाई ध्रुव भी कह सकते हैं। एकांक मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो ये हम पहले आपको एकदम मतलब डेप्थ तक समझाते हैं, उसके बाद मैं आपको कथन बता दूंगा, इसका जो परिभाषा है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2-3 यहाँ पे रूल होता है। सबसे पहले जो एकांक ध्रुव का हम परिभाषा करते हैं वो याद रखेंगे, वायु या निर्वात में होता है, निर्वात में, ठीक है, वायु या निर्वात में होता है। और इन दोनों ध्रुवों के बीच, ये दोनों ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों के बीच जो लगने वाला बल का मान यहाँ पे कूलाम ने बताते हैं कि इन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल का मान होता है इतना 10⁻⁻⁷। ये कूलाम ने पहले ही बता दिया, ठीक है। और इनके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का इन्होंने बताया कि इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है, जो आर का मान होता है 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर मतलब इन दोनों ध्रुवों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। पहला हमने देखा कि इन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल का मान, उसके बाद इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है। 1 मीटर के दोनों मतलब 1 मीटर के बीच में दोनों ध्रुवों को रखना है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ध्रुव है ना, ये परिमाण में सामान्य होंगे, मतलब मात्रा में क्या होंगे, सामान्य होंगे। मतलब M1 जो होगा ना ये परिमाण में भी सामान्य होंगे, ठीक है। मतलब याद रखेंगे मतलब ये सामान्य होंगे, ठीक है, परिमाण में, तथा याद रखेंगे सामान्य तथा ये सजातीय होंगे। मतलब इन दोनों पर आवेश क्या होगा, सामान्य होगा। यदि इस पर प्लस होगा तो इस पर भी प्लस, इस पर माइनस तो इस पर भी माइनस, तो ये सामान्य होंगे तथा ये सजातीय होंगे, ठीक है।
इस पॉइंट को भी याद रखना है। मतलब ये सामान्य तथा सजातीय दो ध्रुव होंगे। तो अगर सामान्य भी हैं और सजातीय भी हैं, आपको कहा जाए कि आप ही के जैसा एक लड़का है जिसमें आपके जितना ही पढ़ाई में भी मन लगता है, उसको आपके जितना ही दिमाग है, तो भैया आपको कह सकते हैं ना कि आप जितना है उतना ही वो है। तो एक तरह से कहा जाए तो दोनों इक्वल हैं। तो अगर हम ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों के इक्वल में हम m लिख देते हैं। मतलब m1 क्या है, m है, m2 भी क्या है, m है। क्या है, सामान्य तथा सजातीय ध्रुव है। तब यहाँ पे तब इसको अगर हम इन जो भी पॉइंट हमने निकाला है और इसको हम जो कूलाम का नियम होता है, ठीक है, कूलाम का नियम F इक्वल टू क्या होता है, μ0/4 m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ये हमने कूलाम के व्युत्क्रम और का नियम पढ़ा है। और इस पर इन तीनों मान को अगर पुटअप करें तो यहाँ से क्या निकलता है वो अब हम देख लेते हैं। कूलाम का जो एकांक आवेश है, ये एकांक ध्रुव है, इसका परिभाषा आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, बस इसको आगे देखते रहिए, ठीक है। तो इन दोनों का मान हम यहाँ पर रखते हैं। तो एफ का मान यहाँ से हम पुटअप करेंगे तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हम देते हैं। उसके बाद μ0/4 का मान हम जानते हैं, हमने आपसे पहले ही बताया था कि कूलाम ने बताया 10⁻⁻7, ठीक है, इसका मान। उसके बाद m1 m2 क्या है, ये m है, ठीक है, मतलब m1 भी क्या है, m है, m2 भी m है। तो अगर हम m1 की जगह पर m लिख दें और m2 की जगह पर m लिख दें, ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि सामान्य है, सजातीय है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है। तो 1 का मतलब 1 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान रखेंगे यहाँ से कि ये दोनों क्या है, गुणा में है, इधर भी ये है, इधर भी, दोनों इक्वल में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये दोनों ध्रुव क्या है, गुणा में है, तो m1 m दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर इक्वल के इधर क्या बचा, 1, और इधर भी क्या हो गया, 1, और ये दोनों गुणा हो गए तो क्या हो गए, m स्क्वायर, और ये इधर 1 का वर्ग होगा तो 1 ही हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये 1 इसमें गुणा कर लेगा तो 1 इक्वल टू m स्क्वायर, ये 1 इधर गुणा में भाग में था, इधर आ गया तो 1 में गुणा हो गया तो 1 ही हो जाएगा। तो m स्क्वायर इक्वल टू उतना हो गया, 1 हो गया। अब स्क्वायर इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में होगा ना, तो m का मान क्या हो जाएगा, रूट में 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं जब रूट हटता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, रूट में 1 होगा तो इसका 1 हो जाएगा, और रूट हटता है तो +-1 आता है, ठीक है। तो यही आपका निकल गया। ये क्या है, m क्या है, m है सजातीय ध्रुव। मतलब ये क्या है, मतलब ये ध्रुव है, ठीक है, m क्या है, ध्रुव है, ठीक है। हमने बताया था कि m1 या m2 मतलब m1 क्या है, m क्या है, ध्रुव है, और एक क्या है, इकाई है या एकांक भी कह सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है एकांक ध्रुव, मतलब एकांक ध्रुव कहिए या इकाई कहिए। तो ये आपका मैंने इस तरह मतलब गणितीय भाषा में आपको बता दिया। अब हम इसका कथन जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कथन क्या कहेंगे कि सुनिएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और यहाँ से समझिएगा, क्योंकि लिखवाया नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको लिखना है कि एकांक ध्रुव अगर आ जाए तो आपको लिखना है वायु या निर्वात में वायु या निर्वात में दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल 10⁻⁻7 हो, तब इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी r हो, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तथा इन दोनों ध्रुव सामान्य तथा सजातीय ध्रुव हो तो उन दोनों के बीच लगने वाला बल एकांक ध्रुव कहलाता है। नहीं समझ में आया होगा ना, सीक्वेंस में समझिएगा। सबसे पहले आपको ये बोलना है 1 नंबर में, 2 नंबर में, समझिए, पहले 1 नंबर में ये बोलना है, 2 नंबर में ये बोलना है, ठीक है, 3 नंबर में ये बोलना है, 4 नंबर में ये बोलना है और 5 नंबर में बोल देना है एकांक ध्रुव, ठीक है। तो समझिएगा, सबसे पहले 1 नंबर में तो हम कहेंगे वायु या निर्वात में, 2 नंबर में क्या बोलना है, ये बोलना है, तो हम लिखेंगे वायु या निर्वात में सामान्य तथा सजातीय ध्रुवों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तब इनके बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, एकांक ध्रुव कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा था, सुनिए और लिखिए, ठीक है, लिखिए क्या कहा जा रहा है। पहले ए बोलना है, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये, 4 नंबर में एफ, मतलब बल के बारे में बोलना है। तो क्या कहेंगे, वायु या निर्वात में सामान्य व सजातीय ध्रुवों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उनके बीच लगने वाला बल एकांक ध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक बार अवश्य बोल दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी छूटे, ठीक है, तो इसलिए मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, आप नोट्स कर सकते हैं। एकांक ध्रुव आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे कि वायु या निर्वात में
दो वायु या निर्वात में दो सामान्य तथा सजातीय ध्रुवों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उनके बीच लगने वाला बल एकांक ध्रुव कहलाता है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आपको मतलब 2 या 3 बार बोल दिया गया, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कोई भी मतलब अगर दिक्कत आया हो तो। और आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको मतलब वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।